प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे तिलक के शिक्षा संबंधी विचार। लोकमान्य तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। वे और आगरकर महाराष्ट्र में शिक्षा आंदोलन के प्रणेता थे। उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे और उनका कहना था कि यह शिक्षा व्यवस्था ना तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। उनके शिक्षा के विचार के चार प्रमुख पक्ष थे। नंबर 1, शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित ना रहे। ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जाए। तीसरा, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। चौथा, शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सकें। तिलक का कहना था कि पढ़ना लिखना सीखना लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की। बंगाल के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाए जाने के पूर्व ही तिलक, आगरकर और चिपलूनकर के मन में इसकी एक रूपरेखा बन चुकी थी। अब शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो बातें निम्न थी। नंबर 1, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। तिलक ने सदैव इस बात के लिए आग्रह किया कि शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन बन सके। नंबर 1, दूसरा है धार्मिक शिक्षा पर बल। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहा करते थे, किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उनसे अनभिज्ञ है। धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ रहा है। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान के भाव का उदय होगा। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे कहते थे, आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्षों में प्राप्त की जा सकती है, उसमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अंग्रेजी हमें सीखनी ही है, पर उसके शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। तिलक ने अंग्रेजी की महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन। भाषा भेद से विभाजित देश में देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। अतः वे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे, अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की कि क्षेत्रीय हितों पर अंकुश रखते हुए समान लिपि को राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर देवनागरी को यह स्थिति प्रदान की जाए। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने के सुझाव को हास्यास्पद बतलाकर उसका विरोध किया। तिलक यह नहीं चाहते थे कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में छात्र स्वाधीनता आंदोलन से अलग रहें। वे चाहते थे कि छात्र पढ़ना लिखना जारी रखें, लेकिन इसके साथ ही अपना कुछ समय जनता में चेतना उत्पन्न करने और स्वदेशी तथा बहिष्कार के महत्व का प्रचार करने में लगाएं। तिलक शिक्षा को जन जागरण का सर्वोत्तम साधन मानते थे और उनका कहना था कि यदि भारत में स्वतंत्र देशों जैसी शिक्षा प्रणाली को अपना लिया जाए तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा के अध्यापकों के लिए उनका संदेश था कि वे प्रतिभा और समर्पण की भावना को आदर्श मानकर चलें और शिक्षा के माध्यम से भारत के प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करें। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम थी। अतः उनके अनुसार राजनीतिक शिक्षा शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी।
वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित कराकर उनसे स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जन जागरण का कार्य भली प्रकार कर सकेंगे। नेक्स्ट है जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क एवं पत्रकारिता की शक्ति में विश्वास। तिलक ने अपने चिंतन और कार्यकलापों में जनमत और जनशक्ति को सदैव ही विशेष स्थान दिया। उनका निश्चित मत था कि जनता में बड़ी शक्ति होती है और निरंकुश शासक भी जनमत से भय खाते हैं। उन्होंने 1891 में केसरी में लिखा, शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जताती। अगर जनता एक साथ हो जाए तो शासक उनके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। क्या तिलक आतंकवादी अथवा हिंसावादी थे? एक सवाल यह भी आता है। तिलक के विरोधी कहते हैं, जैसे वैलेंटाइन शेरोल, कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण कराया। जॉन एस हॉलैंड के अनुसार तिलक बल प्रयोग के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ब्रेनसन की दृष्टि में तिलक के उद्देश्यों का सार था स्वराज्य अथवा बम। इन व्यक्तियों का कहना था कि तिलक भारत के स्वराज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे और स्वराज की प्राप्ति के लिए किए गए प्रत्येक कार्य को उचित समझते थे। इसके अतिरिक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के साथ उनका सीधा संबंध था और उन्होंने कभी भी नैतिक आधार पर क्रांतिकारियों का विरोध नहीं किया। तिलक ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आतंकवादी साधनों या हिंसात्मक आचरण को अपनाने का समर्थन किया। स्वराज के लिए समर्पित इस महामना को नैतिक आधार पर क्रांतिकारी साधनों को अपनाने से परे नहीं था, लेकिन वे इस देश की जनता और देश की परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। 1857 के विद्रोह की विफलता का उन्हें एक ध्यान था। उन्होंने 1876-80 के वर्षों में मराठा क्रांतिकारी वासुदेव फड़के के प्रयासों को विफल हेतु देखा था और वे जानते थे कि भारत में परिस्थितियां हिंसात्मक मार्ग को अपनाने के अनुकूल नहीं है। वे जानते थे कि यत्र तत्र सरकारी अधिकारियों की हत्या देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं ले जा सकती, इसलिए उन्होंने कभी भी हिंसक कार्यों को प्रोत्साहित नहीं किया। तिलक ने कभी भी राजनीतिक हत्या का उपदेश नहीं दिया। सन 1906 में वह नासिक गए और लोगों को समझाया कि तुम्हें क्रांतिकारी कार्रवाइयों में नहीं फंसना चाहिए। तिलक के जीवनी लेखक पर्वते कहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के सक्रिय समर्थक होने की बात तो दूर रही, वे तो आतंकवाद के प्रति मूक सहानुभूति भी नहीं रखते थे। उन्होंने ये कहने में भी कभी संकोच नहीं किया कि शासन द्वारा जन आकांक्षाओं को पूरा न करने और जन असंतोष न दूर करने की जो नीति अपनाई गई है, बम पूजा की प्रवृत्ति, उसका स्वाभाविक परिणाम है। मैं राष्ट्रवादी हूँ और अपने देश से प्रेम करता हूँ कि तो ऐसी किसी योजना से परिचित नहीं हूँ जिसका उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को हिंसात्मक तरीके से उलट देना हो। अब ये बात आती है कि क्या तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? सर वैलेंटाइन शेरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा दी है और कहा है कि वे जनता में द्वेष फैलाने वाले सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक थे। इस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग करके शेरोल का आशय यह है कि तिलक ने भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। वस्तुस्थिति यह है कि तिलक ने भारतीय जनता को सशस्त्र विद्रोह के लिए नहीं वरन शांतिपूर्ण जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनका कार्य बिना हिंसा और क्रांति को प्रोत्साहन देना नहीं था। इस प्रकार तिलक उस अर्थ में भारतीय अशांति के जनक नहीं थे जिस अर्थ में शेरोल ने तिलक के लिए इस संज्ञा का प्रयोग किया है। अब तिलक और समाज सुधार। तिलक के समाज सुधार के दृष्टिकोण। नंबर 1, समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता। तिलक और आगरकर के बीच मतभेद का सबसे प्रमुख मुद्दा यह था कि समाज सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता, इन दोनों में से प्राथमिकता किसको दी जाए। आगरकर का विचार था समाज सुधार राजनीतिक प्रगति की पूर्व शर्त है और सामाजिक जीवन में बुद्धि तत्व का समावेश हो जाए तो फिर राजनीतिक समस्याओं को हल करना संभव हो सकेगा। इसके विपरीत तिलक की मान्यता यह थी कि सबसे प्रमुख समस्या देश की परतंत्रता है, अतः हमारे द्वारा अपनी समझ शक्ति देश की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में लगा देनी चाहिए। यदि इस विदेशी शासन को समाप्त न किया जाए तो इस विदेशी शासन की शक्ति को यथासंभव कम अवश्य कर दिया जाए
देश के स्वतंत्र हो जाने पर जनता द्वारा निर्वाचित विधायक स्वतंत्र आलोचना के वातावरण में सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर उचित निर्णय ले सकेंगे। तिलक देश की स्वतंत्रता के महान कार्य के प्रति समर्पित थे। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण वे अपने और देश के प्रति समस्त शक्ति इस एक ही कार्य में लगा देना चाहते थे। उनका कहना था कि सामाजिक प्रगति राजनीतिक मुक्ति की कसौटी नहीं है। सन 1899 में उन्होंने बर्मा में जो कुछ देखा था उसने उनके दृष्टिकोण की पुष्टि कर दी। बर्मा में सामाजिक स्वतंत्रता भारत की अपेक्षा अधिक थी, किंतु बर्मा की राजनीतिक स्थिति भारत से अच्छी नहीं थी। दूसरा है समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाहों के हस्तक्षेप का विरोध। 19वीं सदी के हिंदू समाज सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज सामाजिक जीवन में सुधार हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के विरुद्ध नहीं थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सरकार से आग्रह किया और सरकार की सहायता भी की, लेकिन समाज सुधार के संबंध में तिलक का दृष्टिकोण भिन्न था। उनका कहना था कि यदि ब्रिटिश शासन और नौकरशाही की सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने दिया जाए तो इससे ब्रिटिश शासन की शक्ति का प्रसार होगा, और स्वतंत्रता प्रेमी तिलक इस स्थिति को अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें ये बात अपमानजनक लगती थी कि हिंदू लोग नौकरशाही के समक्ष जाकर उनसे समाज सुधार कानून बनाने की याचना करें। क्या हिंदू इतने पतित हो गए कि वे अपनी सामाजिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा सकते? नेक्स्ट है समाज सुधार कार्य शनि शनि और जनमत निर्माण से ही संभव। तिलक का विचार था कि समाज सुधार का कार्य शनि शनि और व्यक्तियों की मनोभावनाओं में परिवर्तन करते हुए ही संभव है। समाज सुधार पे नहीं जा सकते, यह कार्य तो शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर ही धीरे धीरे ही संभव है। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के प्रसंग में जो भी जन भावना है उसका आदर किया जाना चाहिए और उसमें धीरे धीरे ही परिवर्तन की कोई चेष्टा की जानी चाहिए। तिलक ने सन 1890 की चाय पार्टी की घटना के संबंध में प्रायश्चित करने का कार्य लोक भावना का आदर करते हुए ही किया था। नेक्स्ट है पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार का विरोध। तिलक सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार के निश्चित रूप से विरुद्ध थे। उदाहरण के लिए तिलक का विचार था कि लड़कियों को शिक्षा तो अवश्य दी जानी चाहिए, किंतु वे उन्हें पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने के विरुद्ध थे। तिलक से ये बात भी नहीं छिपी जा गई थी कि ईसाई लोग समाज कार्यों की आड़ में कुटिल तरीकों से धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। सन 1879 में अमेरिका से लौटते उन्होंने रमाबाई से जब पहले बम्बई में और उसके बाद पूना में विधवा आश्रम खोला, तब तिलक ने अमेरिका की वित्तीय सहायता से खोले गए विधवा आश्रम का विरोध किया। उनका ये विचार उनका पसंद नहीं था कि मिशनरी के द्वारा लड़कियों का आश्रम खोला जाए, क्योंकि वे जानते थे कि धर्मनिरपेक्षता का ढोल कितना भी जोर से पीटा जाए, अंततोगत्वा इस प्रकार का आश्रम धन परिवर्तन का केंद्र अवश्य बन जाएगा। तिलक हिंदू समाज को कमज़ोर करने वाली बुराइयों से परिचित थे, उन्हें मिटाना चाहते थे, पर समाज सुधार की पद्धति के संबंध में उनके विचार पश्चिम से अत्यधिक प्रभावित तत्कालीन समाज सुधारकों रानड़े, गोखले, आगरकर और मालावारी से मेल नहीं खाते थे। हिंदू सामाजिक प्रणाली के महान मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी और वे भारतीय समाज की प्रगति भारतीय आदर्शों के अनुरूप ही चाहते थे। TL से इस प्रसंग में ठीक ही लिखते हैं कि वे वस्तुतः समाज सुधारों के नहीं अपितु समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किए जाने के विरोधी थे। तिलक स्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध थे। गणेश उत्सव और जुलूस में नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के सदस्यों के साथ साथ अपनी गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की आज्ञा थी और विभिन्न जातियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उन्होंने दलित वर्ग संघ के कार्य में सहयोग देने का वचन दिया था और इस संगठन के मार्च 1918 के बम्बई अधिवेशन में उन्होंने घोषणा की थी कि सभी भारतवासी एक ही मातृभूमि की संतान हैं और अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। समाज सुधार के संबंध में उनका कहना था कि हर व्यक्ति पहले अपने को सुधार कर दूसरों के सामने एक आदर्श रखे और उन्हें समाज सुधार की प्रेरणा प्रदान करे, ना कि केवल उद्देश्य मात्र देता रहे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही किया था। समाज सुधार के संबंध में तिलक के प्रस्ताव 1890 में उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे।
लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष, लड़कियों की 16 हो। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह न करें, यदि वे विवाह करें तो विधवा से करें। विवाह उत्सव पर मद्यपान निषेध, दहेज का चलन रोक दिया जाए, विधवाओं को विरूप नहीं किया जाए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10वां भाग सार्वजनिक कार्य में खर्च करे। तो ये हमारे तिलक का ये शिक्षा संबंधी विचार थे और तिलक का भारतीय राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके व्यक्तित्व चरित्र का आदर्श उदाहरण है। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में उन्होंने मूलभूत परिवर्तन किया। राजनीति के प्रति उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण था। आधुनिक भारत के कौटिल्य भी उन्हें कहा जाता है। महान लोकतंत्रवादी थे, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे और सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रणेता थे। राम गोपाल के अनुसार महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु के बाद जितने आंदोलन किए वे सब तिलक ने पहले ही कर लिए थे। लगान न देने का आंदोलन, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, शराबबंदी और स्वदेशी, इन सब का सर्वप्रथम प्रचार तिलक ने ही किया था। उनका जीवन दिव्य जीवन था और उनके देशवासियों ने न केवल लोकमान्य की उपाधि दी और उन्हें तिलक भगवान कहकर भी पुकारा।